like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि हाईजुन जो कि बार बार बाघा से उसका पेट खोलकर दिखाने के लिए बोल रहा था, यहाँ तक कि उसका हाथ तक पकड़ लेता है, तो तब बाघा ने बहुत जोर से हाईजुन को किक मारी, ये कहकर कि अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, जिसे खाकर बेचारे हाईजुन की इतनी बुरी हालत हुई कि उससे खड़ा तक नहीं हो पाया। बाघा कहती है कि शायद तू अभी जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया। और फिर जब वहाँ से जाने लगी, मगर हाईजुन उसे तब भी जाने नहीं देता और फिर हाथ पकड़ कहता है कि मैं तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो पैसों के खातिर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है। तो तब ये सुन बाघा ने बहुत जोर से अपना हेड हाईजुन के हेड पे मारा, ये कहकर कि क्या मैं तुझे सच में गोल्ड डिगर लड़की दिखती हूँ? यानी छेड़ तू रहा है मुझे, आया तू है यहाँ मेरे पास और तू ही मुझे गोल्ड डिगर बोल रहा है। सुन, अगर एक शब्द और बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और फिर से वहाँ से जाने लगी। हाईजुन इतना पिटने के बाद भी मानता नहीं और जब जैसे फिर से बाघा के पीछे आने लगा, मगर बाघा के खतरनाक रिएक्शंस देखने के बाद रुक जाता है। एकदम वही खड़े होकर बाघा को उल्टा सीधा बोलने लगा, पर बाघा हाईजुन को गली का लुच्चा वाला समझकर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो मार्केट से वापस अपने बेबी के पास आई तो तब उसकी इंजू की मदर से कन्वर्सेशन हुई, जिसे सुन हमें पता चलता है कि बाघा और उसके हस्बैंड कांग का इस दुनिया में कोई भी नहीं, यानी ये दोनों एक दूसरे से ऑर्फनेज में मिले थे। और वहीं हाईजुन वापस घर आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि कैसे एक लड़की ने मुझे इतनी तरह पीटा, इसलिए अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये कोरिया बहुत बदल चुका है, यानी मैं एक ऐसी लड़की से मिला जो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थी, बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह। और फिर वहाँ से अपने रूम चला जाता है। दूसरी तरफ हमें इंजी को दिखाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत जल्द मिस कोरिया कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इंजी कई बार पार्टिसिपेट कर चुकी है मगर कभी जीत नहीं पाई, इसलिए ये उसका लास्ट चांस है जिसे वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती है। इसलिए वो इमेजिन करने लगी कि जब मैं जीतूंगी और पब्लिक मेरे लिए क्लैपिंग करेगी तो तब वो मेरी लाइफ का सबसे ऑसम मोमेंट होगा, जहाँ फिर अमीर से अमीर आदमी मुझसे शादी करने के लिए मरेगा, पर फिर मैं सबको नखरे दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट डे हम हैरी को देखते हैं जिसके वॉल पर प्रेसिडेंट ना की दोनों बहुओं के फोटो लगे हैं, क्योंकि हैरी का टारगेट इन दोनों में से किसी एक को पटाकर रिच बनना है। फिर जब बाद में वो प्लास्टिक सर्जरी से अपने फेस के रिंकल्स हटाने एक हॉस्पिटल आया एंड नर्स की बातें सुन पता चलता है कि यहाँ वो अक्सर आता जाता रहता है कि तभी उसकी टक्कर गलती से प्रेसिडेंट ना की बड़ी बहू यानी मिस डोही से हुई, जिन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से अपने फेस का कुछ ठीक कराया था। मिस डोही पूछती हैं कि क्या दिखता नहीं है जो तुम मुझे टक्कर मार रहे हो? तो इस बात पर हैरी भी उनसे लड़ने लगा क्योंकि पट्टियों की वजह से वो पहचान ही नहीं पाया कि प्रेसिडेंट ना की बहू है जिसे वो पटाना चाहता है। मिस डोही बाहर आकर कहती हैं कि कितना बदतमीज इंसान था, दोबारा दिखा तो इसका पक्का मुंह तोड़ूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम नाही को देखते हैं जो कि वूजाई के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए एक फ़ोटो देख वो दिन याद करती है जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। हुआ ये था कि नाही जो कि बहुत ही ज़्यादा रूड और अपने मन की करने वाली लड़की है, वो जब वूजाई से फर्स्ट टाइम मिली थी तो उसने वूजाई की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की थी, बल्कि सिर्फ अपनी सेल्फीज ले रही थी और कह देती है कि जब मेरा मन होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी और पैसों की चिंता मत करना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। जबकि वूजाई जो कि प्रो गोल्फ प्लेयर है वो अपने कोच की रिक्वेस्ट करने पर नाही को ट्रेनिंग देने आया था, इसलिए यहाँ वूजाई की नाही से बहस हो गई कि उसे क्यों अपने घर वालों के पैसों पर इतना घमंड है, यानी अगर घमंड रखना ही है तो वो खुद से कुछ करके दिखाए। तो तब नाही का वूजाई सबसे अलग लगा, इसलिए कहती है कि चलो ठीक है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, हम आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, पर पहले इधर आओ, मुझे तुम्हारे साथ भी सेल्फी लेनी है। जिस फोटो को प्रेजेंट में देख नाही कहती है कि मैं तुम्हें उसी दिन के बाद से पागलों की तरह चाहने लगी थी। और वही वूजाई जिसे अब भी वही सब नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि उसने कैसे कांग से फाइट की और गलती से पेट्रोल फेंक कर और आग को बढ़ा दिया था, इसलिए वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता क्योंकि उसके माइंड में अब भी यही सब बातें हैं कि उसकी वजह से कांग की जान गई। फिर जब वो बाहर आया और देखता है कि बाहर अकेली काम कर रही है
इसलिए वो उसकी हेल्प कराता है बेबी के बाथ टब को अंदर रखवाने में, और ये भी कहता है कि तुम्हें जब जब मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। जिस बात के लिए बाहा मान गई और वो जाए को दिल से थैंक्स कहकर अपने बेबी के पास चली गई। फिर जब वो अंदर आकर अपने बेबी से कांग की बातें करने लगी कि तुम्हारे डैड ऐसे थे वैसे थे, तो तब उन बातों को सुन वो जाए को और भी ज़्यादा बुरा फील हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम हैजुन की फैमिली को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां प्रेसिडेंट ना बड़ी बहू पर गुस्सा थे कि वो क्यों बार बार प्लास्टिक सर्जरी कराती है, और फिर नाही को भी डांटने लगे कि नाही ने भी कभी स्टडी पे ध्यान नहीं दिया और ना ही हमारी कंपनी के बारे में सोचा, जबकि हैजुन को देखो वो तुमसे छोटा है और बाहर से स्टडी पूरी करके आया है। तो तब मिस रोही और नाही दोनों हैजुन से मुंह बनाने लगी। दूसरी तरफ बाहा वो दिन याद करती है जब वो उस आदमी से मिली थी जो बोट का कैप्टन है एंड जिसके वेयर हाउस में आग लगी थी, मगर उस आदमी ने भी बाहा को केस से रिलेटेड कुछ नहीं बताया बल्कि उसे वहां से जाने को कहा। इसलिए प्रेजेंट में बाहा कहती है कि ज़रूर ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। और वही हैजुन जब जैसी वॉशरूम आया कि तभी अपनी चोट देखने लगा जो कि उसे बाहा ने मारी थी, इसलिए कहता है कि टाइम आने दो, इस लड़की को तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगा। यानी उसकी हिम्मत हुई कैसे मेरे चांद जैसे फेस पर चोट का निशान देने की। अब नेक्स्ट सीन में हम इंजी की मदर को सभी गेस्ट के साथ देखते हैं, जहाँ ये सब बातें कर रहे थे और ऐसा फील कर रहे थे जैसे ये सब एक फैमिली हो। बाहा भी इन सब के साथ अच्छा फील करती है क्योंकि ये सब उसे भी पूरी हिम्मत दे रहे थे आगे बढ़ने की। तो तब ये सुन वो पहले तो अपने हस्बैंड को याद करते हुए काफ़ी बुरी तरह रोई, मगर फिर बाद में इंजी के चुप कराने पे चुप हो जाती है। हैरी इन सभी को डांस करके दिखाता है जिसका साथ इंजी ने भी दिया, तो तब इनका डांस देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। पहले सीन यही कट हुआ, जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ना हैजुन के साथ अपने ऑफिस जा रहे हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर रहे हो, मगर जब जैसी उनकी नज़र नागवान गेस्ट हाउस पे गई तो उसे देख वो उदास हो गए। तो ये सब देख हैजुन मन ही मन सोचता है कि शायद ग्रैंडपा को भी पता है कि वो जंगली लड़की यहीं रहती है। और वहीं दूसरी तरफ नाही, जिसे जब जैसे उसके एम्प्लॉयज़ ने बताया कि उससे उसका नॉर्थ स्काई ग्रुप प्रोजेक्ट ले लिया गया है, तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई एंड गुस्से से हैजुन के ऑफिस आकर पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुमने मुझसे मेरा वो प्रोजेक्ट छीना जिस पर मैं 3 महीने से काम कर रही हूँ। तो ये सुन हैजुन कहता है कि चिल, ये मुझे ग्रैंडपा ने दिया है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो उनसे जाके पूछो, और वैसे भी मैं इस कंपनी का सन हूँ इसलिए सारी जिम्मेदारी लेना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये सुन नाही को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तुम कैसे इस कंपनी के सन हो सकते हो, यानी मेरे डैड इस कंपनी के बड़े बेटे थे जिनकी मैं बेटी हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है सब चीज़ों को हासिल करने का। तो ये सुन हैजुन नाही से गुस्सा करने से मना करने लगा क्योंकि इससे उसकी स्किन खराब हो सकती है। जिस बात को सुन नाही हैरानी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मजाक हूँ। तो इस पर हैजुन कहता है कि हाँ, यानी मैं तुम्हें एज ए मजाक ही ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच वॉर हो और मैं इस टाइम सीरियस हूँ। तो तब ये बात सुन नाही चुप हो गई। अब दूसरी तरफ हमें मिस रोही को दिखाया गया जिन्हें कॉल पर एक आदमी बाघा के बारे में बता रहा था कि वो लड़की नागवान नाम के गेस्ट हाउस में रुकी है। तो ये सुन वो कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ मिस ओहिन को भी उनका खबरी यही बात आकर बताता है कि कांग की वाइफ नागवान गेस्ट हाउस में है एंड वो बोर्ड के कैप्टन से भी मिली थी सारी डिटेल्स जानने के लिए, मगर अब क्योंकि कैप्टन को हमने मुंह बंद रखने के पैसे दिए हुए हैं इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। तो ये सब सुन मिस ओहिन खुश होने लगी एंड बाघा पर और कड़ी नज़र रखने को कहती है। फिर जब वो वापस होटल जा रही थी कि तभी एक बाइक की वजह से उनकी हील हॉल में फंस गई, जिस वजह से उनका पैर भी दुखा। बाय द वे पर्सन और कोई नहीं बल्कि हैरी है, जो कि कहता है कि अरे ये तो वही है ना, यानी प्रेसिडेंट ना की छोटी बहू और मेरा टारगेट। इसलिए वो तभी मिस ओहिन के पास आकर उन्हें परेशान होने से मना करता है एंड देन हील निकाल कर मिस ओहिन को पहनने के लिए देता है। सीन काफ़ी रोमांटिक टाइप दिखाया जा रहा था, जैसे हैरी का जादू मिस ओहिन पे चल गया हो और फिर वो उन्हें बाइक कहकर वहाँ से चला गया एंड देन बाइक पे बैठ कहता है कि पलट। और फिर जब जैसी वो पलटी तो कहता है कि अरे वाह,
इन्हें पटाना तो ज़्यादा हार्ड नहीं जितना मैंने सोचा था। जबकि मिस ओवेन हैरी को गालियाँ दे रही थी कि पता नहीं कैसा इंसान है जिसने मुझे सॉरी तक नहीं कहा। अब नेक्स्ट सीन में हम नाही को वूजाई के साथ देखते हैं, जहाँ वूजाई कांग वाला सारा इंसिडेंट पुलिस को बताने के लिए तैयार है, मगर नाही ऐसा करने से मना करती है और वूजाई का हाथ पकड़ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कि तभी हमें दिखाया गया है कि कोई दूर से छुपकर इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा है, बट ये कौन है इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में इंजी जो कि बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे फाइनली एक और न्यू जॉब मिल ही गई गोल्फ कोर्स से रिलेटेड, मगर तभी उसे वहाँ की मैनेजर आकर बताती है कि वो लोग उसे निकाल रहे हैं क्योंकि किसी ने उसकी कंप्लेंट की है कि वो फेक गोल्फ क्लब्स बेचती है। तो तब ये सुन पहले तो इंजी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो लोग उसे यहाँ से ना निकाले, मगर जब वो मैनेजर मानती नहीं एंड इंजी के पूछने पर उस पर्सन का नाम बता देती है जिसने कंप्लेंट की थी, इसलिए इंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस पर्सन को मारने भागी। कि तभी रास्ते में उसकी टक्कर प्रेसिडेंट ना से हुई जो कि वो भी गोल्फ खेलने आए थे। वो बहुत कोशिश करते हैं इंजी को पकड़ने की, मगर पकड़ नहीं पाए एंड इंजी डायरेक्ट नीचे जा गिरी। प्रेसिडेंट ना पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, मगर इंजी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में थी कि वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगी, जिसका फेस प्रेसिडेंट ना को स्लो मोशन में शाइन करता हुआ दिख रहा था। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट ना को इंजी से पहले नज़र वाला प्यार हो चुका है, इसलिए वो उसे देखते ही रह गए। और फिर इंजी के शू को उठा कहते हैं कि सुंदरी अपना शू तो ले जाती, मगर ये क्या, इसमें से फूलों की क्यों आ रही है। और फिर बार बार बहुत ही प्यार से इंजी के शू को सूंघने लगे, जिससे उन्हें आनंद मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैजुन जो कि अपनी कार में है कि तभी उसे बाका बेबी ले जाते हुए दिखी, इसलिए ये देख हैजुन हैरान हुआ कि क्या इसका सच में बेबी है। और फिर इस बारे में डिटेल से जानने के लिए वो डायरेक्ट नागवान गेस्ट हाउस आ जाता है, जिसे बाका वहाँ देख पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। बट हैजुन बाका से बस ये पूछा जा रहा था कि कहाँ है बेबी और उसका फादर, तुम लोग मिलकर कोई बड़ा गेम खेल रहे हो है ना। तो ये सुन बाका हैजुन को झाड़ू उठा मारने लगी और उसे वहाँ से जाने को बोलती है, मगर वो तब भी जाता नहीं। ऊपर से फिर से बाका का हाथ पकड़ लेता है, तो तब बाका ने उसे मुक्के मारने शुरू कर दिए। शोर सुन वूजाई भी बाहर आ गया और ये सब देख डायरेक्ट हैजुन को बाका से दूर करता है। हैजुन हंस के कहने लगा कि वाह वाह, देखो तो अब इसका आशिक भी बाहर आ चुका है, तुम लोग क्राइम पार्टनर हो है ना, और वो जो बच्चा है तुम दोनों का है। मगर बाका और वूजाई बिल्कुल भी हैजुन की बातों का मतलब समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए पुलिस को बुलाने का डिसाइड करने लगे। हैजुन कॉल पर अपने लॉयर से बात करने लगा क्योंकि वो भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी है। तो ये देख बाका कहती है कि ज़रा देखो तो, डर के मारे अब ये कैसे कॉल पे बात करने की एक्टिंग कर रहा है। तो ये सुन हैजुन कुछ नहीं कहता, बस हंसे जा रहा था क्योंकि उसने सच में अपने लॉयर को कॉल की थी। और फिर वो उन दोनों को वार्न करने के बाद वहाँ से चला गया कि नेक्स्ट टाइम वो पुलिस के साथ आएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाका एक बार फिर गुसेंग होटल आई एंड प्रेसिडेंट ना से मिलने की जिद करने लगी, मगर उसे अब भी बिना अपॉइंटमेंट अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। कि तभी शोर सुन हैजुन भी बाका को देख लेता है और बोलता है कि ये पक्का यहाँ ज़रूर ग्रैंडपा को फिर से ब्लैकमेल करने आई है। और फिर जब जैसे बाका के पास आया तो उसे देख बाका फिर से हैजुन पे चिल्लाने लगी कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आए हो है ना। मगर जब हैजुन की असिस्टेंट हैजुन से पूछती है कि डायरेक्टर ना, ये लड़की कौन है जो आप पे चिल्ला रही है, तो तब जाकर बाका को पता चला कि हैजुन कोई गली का टुच्चा आवारा नहीं बल्कि गुसेंग जैसे बड़े होटल का डायरेक्टर है, जो उसकी मदद करवा सकता है प्रेसिडेंट ना से मिलवाने में। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.